तो आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एसडीजी चक्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसडीजी चक्रा एक ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड विषयों पर चर्चा करते हैं। और इसी सिलसिले में हमने एक इंटरव्यू सीरीज भी शुरू की है जिसका नाम है एसडीजी चर्चा। इसमें हम इनवाइट करते हैं एसडीजी से संबंधित अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट गेस्ट को जो हमारे साथ अपने व्यूज, नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और आज एसडीजी चर्चा के हमारे गेस्ट वाकई काफी स्पेशल हैं। इसके साथ वाटर मैनेजमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट में भी उनका काफी अध्ययन और अनुभव है। साथ ही वो एक बहुत अच्छे राइटर भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पर क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यूज और द सिंगापुर वाटर स्टोरी कुछ बुक्स हैं जिसके वो को-ऑथर हैं। और साथ ही इंडियन मैथोलॉजी और हिस्ट्री पर भी वुमेन वॉरियर्स इन इंडियन हिस्ट्री, राम द सोल ऑफ टाइम और सबसे लेटेस्ट बून्स एंड कर्स उनकी कुछ बुक्स हैं। इतना ही नहीं, इन सबके साथ वो एक बहुत ही सहज स्टोरी टेलर भी हैं। तो आइए समय उनको इनवाइट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुल जोशी सर एसडीजी चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। ये बहुत उपयोगी चैनल है आपका और इसके माध्यम से आप अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं और ये एसडीजी गोल्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हमारा इनविटेशन इतनी जल्दी स्वीकार किया इसके लिए भी हम लोग बहुत आभारी हैं। सर जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा इस समय चर्चा का थीम है वो है द इंडियन वाटर स्टोरी। एक बुक जिसके आपको ऑथर भी है द सिंगापुर वाटर स्टोरी, उसी से हमने ये थीम लिया है। लेकिन इस थीम पे आने से पहले एक छोटी सी चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता था। वो ये कि जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने भी देखा कि इंट्रोडक्शन में आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप इतने अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, कोई ऐसा बहुत जत्न तो मुझे नहीं करना पड़ता। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है। थोड़ा आपको कहीं से समय निकाल कर कहीं देना पड़ता है, तो जाहिर है कि मेरे कई जो और शौक हैं या पारिवारिक जो समय है उसी में से ये कटौती करके संभव हो पाता है। बाकी तो और कुछ नहीं है। इनफैक्ट इतना भी नहीं है, कई लोग तो बहुत सारी चीजें करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो 18 घंटे दिन में काम करते हैं। मेरी ऐसी क्षमता है नहीं, जितना मुझसे हो सकता है वो मैं यथाशक्ति कोशिश करता हूँ। हाँ सर, लेकिन तब भी वो चीजें काफी हैं, वही हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो सर अभी अपने मेन थीम पे आते हैं और जो हमारा सवालों का सिलसिला है वो हम आपके साथ शुरू करते हैं। सर जो एक पहली चीज थी जो हम आपसे जानना चाहते थे कि आप एक बुक के को ऑथर है जिसका नाम है सिंगापुर वाटर स्टोरी, जिसका हिंदी वर्जन भी अभी अवेलेबल है, सिंगापुर की जलकथा। तो जैसे कि सिंगापुर अपने आप में एक बहुत तो बड़ा उदाहरण है पानी की समस्याओं को लेकर और उनके एक बेहतर प्रबंधन को लेकर। आपने इतना सारा काम भी किया है, आपने बहुत सारी स्टडीज भी करी है, वहां पे आपके बुक भी है और सबसे बड़ी बात आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। तो अगर संक्षेप में कहूं, आप अपने शब्दों में सिंगापुर की जलकथा को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? सिंगापुर का इतिहास बड़ा अनोखा है। इनफैक्ट ये इत्तेफाकी था कि मुझे एक ली का शिंग नाम के एक काफी बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो मुझे एक फेलोशिप मिली थी ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में पढ़ने की। जी। तो वहाँ ऐसा संयोग बना कि प्रोफेसर असित बिस्वास हैं जो स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर प्राइज के विनर हैं। जी जी। उनसे मुलाकात की, उनका कोर्स मैंने ज्वाइन किया। फिर थोड़ी जब घनिष्ठता बढ़ी तो तब ये उनका ही विशेष मेरे ऊपर क्या कहेंगे स्नेह था कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया को ऑथर होने के लिए और साथ में किताब लिखने के लिए। तो बहुत बड़ा गौरव था। मुझे सही मानिए उस समय तक पानी के बारे में बहुत अधिक न ज्ञान था न समझ थी। अच्छा, तो ये प्रोफेसर विश्वास के साथ काम करते करते मुझे जो कुछ समझ हो पाई है थोड़ी बहुत वो हो पाई। और इसी दौरान ये पुस्तक भी आई क्योंकि ये उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी जो हम लोग कर रहे थे मेरे रिसर्च के साथ साथ। आपने पूछा कि सिंगापुर की जल कथा इतनी अनोखी, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जी हाँ। तो सिंगापुर का जो इतिहास है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था ये 1819 से शुरू होता है। इनफैक्ट सिंगापुर इतना छोटा टापू है, करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसका।
तो हमारे जो पुरखे कंबोडिया चले गए थे, अंकोर वाट के जिन्होंने मंदिर बनाए, या जो इंडोनेशिया चले गए, जावा, सुमात्रा, बाली वगैरह, वो लोग, इतना छोटा सिंगापुर था कि उनकी नजर में ही नहीं आया। जी। तो सिंगापुर के जो लेट प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के इनफैक्ट जनक कहूंगा मैं मॉडर्न सिंगापुर के, ली कुआन यू साहब, उनको तो ये बड़ा खेद था। एक बार उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला भी कि भारतीय लोग जब ईस्ट एशिया की तरफ गए तो सिंगापुर उन्हें नजर ही नहीं आया। तो ऐसा छोटा सिंगापुर जब 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल ने ढूंढा, वो इसलिए ढूंढा कि उन्हें थोड़ा स्ट्रेटेजिक लगा। उसकी स्थिति ऐसी है कि जितने उस स्ट्रेट खाड़ी से जाने वाले जो जहाज हैं वो वहीं से गुजरते हैं, तो बंदरगाह की बहुत बड़ी संभावना वहां पर थी। जी। तो रैफल साहब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, उन्होंने वहां पर अपनी जगह बनाई और काम धाम शुरू किया। आप यकीन मानिए, सिंगापुर इतना छोटा है कि वहां की जो सबसे बड़ी नदी है कलांग रिवर, या नंबर 2 रिवर है जो सिंगापुर रिवर, उनकी लंबाई कुछ किलोमीटर ही है। इनफैक्ट तो सिंगापुर की जो सिंगापुर नदी है उसकी तो कुल लंबाई मात्र 2.94 किलोमीटर है। अब इसको अगर आप गंगा नदी से तुलना कीजिए जो करीब करीब 2500 किलोमीटर है, ये कहीं ठहरती नहीं है। जी। लेकिन सिंगापुर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1960 के दशक तक यह मलेशिया का हिस्सा था। जी। और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में जब जापानी लोग आए सिंगापुर की तरफ, तो उन्होंने सिंगापुर जीतने का उन्हें सबसे सीधा हथियार ये लगा कि मलेशिया से जो वाटर सप्लाई होती थी सिंगापुर की, वो उन्होंने काट दी। तो पानी की सप्लाई कटते ही सिंगापुर ने सरेंडर कर दिया। तो जब सिंगापुर आजाद हुआ मलेशिया से, तो तब सिंगापुर के सामने सबसे पहली बात पानी पर आत्मनिर्भरता को लेकर के थी। तो एक तरह से पानी का जो मोल उन्होंने पहचाना, वो बहुत कठिन तरीके से पहचाना था। तो जैसे ही सिंगापुर आजाद हुआ तो उनकी मलेशिया के साथ 2 ट्रीटीज थी। उन 2 ट्रीटीज में पहली तो थी कि कुछ सालों तक उन्हें 2011 तक और 2061 तक पानी मिलेगा मलेशिया से। जी। इसके अलावा उनके पास छोटी छोटी नदियां 2-3 थी और रिजर्वायर थे सिर्फ 3। आबादी बढ़ रही थी। तो सिंगापुर ने जो हमें सीखने समझने वाली चीज है वो ये जाना कि बिना पानी के वो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी के लिए उनका अगर एक राज्य, एक राष्ट्र के रूप में, सिटी स्टेट उसको कहते हैं, अगर अस्तित्व बरकरार रखना है तो उन्हें अपनी ये पानी की समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई हमारे देश की तरह बड़े बड़े रिसोर्सेस उनके पास नहीं थे। लैंड नहीं था, पानी नहीं था और कोई मिनरल्स वगैरह होने का सवाल नहीं उठता। तो रिसोर्सेस के नाम पर उनके पास सिर्फ मैन पावर थी। जी। तो शुरू में उनका 3 चीजों पर बहुत जोर रहा। पहला कि वो अपनी मैन पावर को इतना काबिल बनाए, इतना स्किल उसे करें कि वो दुनिया में कहीं भी compete कर सके। दूसरा, पानी जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसमें वो न सिर्फ आत्मनिर्भर हो जाएं, या कभी ऐसा दिन आ जाए जो उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा था कि वो दूसरे को, दुनिया में दूसरे देशों को भी उसका ज्ञान देना शुरू करें। तीसरा ये था कि वो अपना शहर इतना साफ सुथरा बनाएंगे शहर, और अपने कानून इस तरह के बनाएंगे कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां आने में और वहां रहने में लोगों को तकलीफ ना लगे, लोगों को लगे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। तो इस तरह से उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ बुलाने के रास्ते भी खोले। तो ये बहुत उनकी अनोखी कहानी है। और इस कहानी में पानी ऐसे जुड़ जाता है, जैसे मैंने बताया कि उनके पास पानी वो लोग इंपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ तो हम कहेंगे कि पानी इंपोर्ट करने की बात तो आज लोग हंसेंगे, लेकिन सिंगापुर वाकई पानी इंपोर्ट करता था मलेशिया से। जी। तो उन्होंने ये पहले रखा। इनफैक्ट एक बार ली कुआन यू ने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि उनके समकालीन जो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, मेरे को नाम ठीक से याद नहीं रहा, शायद टुंकू रहमान जी थे, उन्होंने उन्हें धमकी भी दी थी कि भाई अगर सिंगापुर ने कुछ ज्यादा वो करी, रिश्ते ठीक नहीं रहे, तो वो पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। तो सिंगापुर ने पानी की आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम बढ़ाया, तो उन्होंने ये पाया कि कोई भी समस्या, कोई भी सोशल समस्या या कोई भी विकास के लिए आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप साइलोज में बंद होकर नहीं कर सकते, आपको सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको पानी सुधारना है तो आपको अपने स्लम से लोगों को किसी दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। आपको अपना जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करना पड़ेगा, तो उसे पानी से जोड़ के देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पानी ठीक करें, दूसरी चीजों की अवहेलना कर दें, तब नहीं बात बनेगी। तो उन्होंने सारे अपने विकास की प्रक्रिया को इंटीग्रेट किया।
और उसमें पानी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा। हम्म, उनका पहले से ये था कि वो पानी के बारे में 4 टैप्स करके वो लोग कहते हैं। जी 4 टैप्स में 4 चीजें। सबसे पहला तो इंपोर्टेड पानी हो गया मलेशिया से। जी उसके बाद दूसरा उनका ये था कि वो अपना जो रिजर्वायर है, जितना उनके, अब सिंगापुर में बारिश बहुत होती है, जी करीब करीब 99 इंच के आसपास साल भर में बारिश होती है। तो उनका ये था कि जितना उनके पास आसमान से ये रेन वाटर या स्टॉर्म वाटर आएगा, ये कैचमेंट एरिया बना में तब्दील कर देंगे पूरे सिंगापुर को, और इसे वो लोग पूरा यूज करेंगे। जी तो अभी आप लोग हैरान होंगे कि सिंगापुर का करीब 85% के आसपास का जो क्षेत्रफल है वो कैचमेंट एरिया। 85%। जी जी, 85%। जी तीसरा चीज जो उन्होंने सोची वो ये थी कि जितना उनका इस्तेमाल किया हुआ पानी है, जो घरों में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज जो इस्तेमाल करती हैं, उसे वो रीयूज करेंगे। चाहे वो उनकी लेटरिन से आ रहा हो पानी, उनके किचन से आ रहा हो, इस तरह का हर पानी का वो हिसाब रखेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो यूज्ड वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने वाली बात उन्होंने करी। चौथा उनका जो टैप है वो ये है कि डिसैलिनेशन से, वो समुद्री पानी है क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है, टापू है, उससे पानी बनाएंगे। तो ये 4 टैप और बहुत बढ़िया एफिशिएंट मैनेजमेंट और प्राइसिंग, उन्होंने प्राइसिंग ऐसी रखी कि सिंगापुर में आपको घर में बाल्टी लोटा रखने की जरूरत नहीं होती है, 24 घंटे नल से पानी आता है आपके किचन में, बाथरूम में। जी और उसकी प्राइस ऐसी नहीं है, अगर हम अपने यहाँ जोड़ें तो अपने यहाँ अगर हम पानी का बिल बहुत कम लगा करके भी जोड़ें, लेकिन साथ में हम आरओ लगाना है, ऊपर ओवरहेड टैंक लगाना है, पंप से उस पानी को लाना है, फिर उसके लिए दवाइयां भी चाहिए, कभी कभी इलाज भी कराना पड़ता है, वो सब अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब सिंगापुर और हमें एक ही पानी पड़ता है। वो लोग ज्यादा स्वस्थ भी रहते हैं और बिल्कुल भरोसे से रहते हैं कि पानी मिलेगा ही मिलेगा। जी इसके लिए उन्होंने वहां जो प्राइसिंग तय की वो ये थी कि उनको सबसे महंगा पानी पड़ता था डिसैलिनेशन से, जो समुद्र के पानी से आप पानी निकालते, उसमें उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट अपनी जोड़ी और उसके बाद वो पानी उन्होंने अपनी जनता को दिया, क्योंकि सप्लाई इतनी रिलायबल है, क्वालिटी इतनी अच्छी है और वो इतना महंगा भी नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे यहाँ, फर्ज करिए कि हमारे यहाँ कोई म्यूनिसिपैलिटी है, बड़े शहरों की म्यूनिसिपैलिटी, तो हमारे यहाँ लीकेज का परसेंटेज ही 30, 35, 40% हो जाता है। वहां लीकेज का परसेंटेज 3 से 5% है। तो जो कुल मिलाकर आपको पानी पड़ता है कंज्यूमर को, वो अच्छा पानी और उन्हीं करीब करीब कीमतों पर पड़ जाता है जो हमारे यहाँ पड़ता है। तो जो जनता पहचाने ये बात कि उसे कौन कीमत पर क्या चीज मिल रही है, अगर एक बार जनता को विश्वास हो जाए कि आपको सही क्वालिटी का पानी इस कीमत पर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर जनता को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है उसके लिए पैसा देने में। तो ये सारी चीजें हैं जो सिंगापुर की कहानी को अनोखा बनाती हैं। सर, ये तो आपने एक बहुत ही संक्षेप में सिंगापुर की पूरी कहानी बता दी, और इसमें एक जो अ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि जब वहां पे पानी की बात हुई तो आप सिर्फ पानी को सिर्फ एक फैक्टर के रूप में नहीं देख सकते, उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच उसमें लगानी पड़ती है। तो सर, अगर इसको हम भारत के नजरिए से देखें, और जैसा कि एक जो कहावत भी है अंग्रेजी में कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाए तो भारत की जो जल कथा है उसका अंतिम विजन क्या होना चाहिए, यानी हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है जब हम पानी के मामले में अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, अब हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया। देखिए, हम लोग तो ईश्वर के इतने शुक्रगुजार होने चाहिए। हमारे देश में क्या नहीं है, हिमालय पर्वत है, उससे निकलने वाली नदियां हैं तमाम, गिनती भी गिनेंगे तो मेरा ख्याल है अगर किसी हिंदुस्तानी को पूछेंगे कि हमारे देश में कितनी नदियां हैं तो शायद नहीं बता पाएगा। जी हाँ। हाँ, ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है जहाँ कोई ना कोई नदी ना हो। जी और चातुर्मास 4 महीने बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाती है। 2-3 तरह से देश समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इतना होते हुए भी जो हमारा पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी थी वो पिछले 50 सालों में कम हुई है, 50-70 सालों में कम हुई। लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारे ग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल तो बहुत नीचे गया ही है, जो सरफेस वाटर है वो पॉल्यूट हुआ है। सरफेस वाटर बहुत पॉल्यूट हुआ है। इवन ग्राउंड वाटर में भी अगर हम यहाँ से पूरा मैपिंग करते हैं, आप राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक, तो तमाम तरह के आर्सेनिक और इस तरह की चीजें उसमें रहती हैं। तो हमारी मुख्य समस्या ये है कि भाई कैसे साफ पानी जनता को न सिर्फ मिले
बल्कि लंबे समय तक मिले, जिसे हम कहते हैं कि सस्टेन्ड तरीके से मिले। जी तो हमारे यहाँ तो हर चीज का विजन यही होगा कि हमें भी जब आदमी टैप खोले घर में तो उसे साफ पानी 24 घंटे सप्लाई मिल जाए। किसान जब चाहे उसे अपनी खेती करने के लिए पानी मिल जाए। इंडस्ट्रीज को जब चाहे, अब तो इंडस्ट्रीज में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग किस्में हो गई हैं। जैसे अगर आप चिप्स वगैरह, माइक्रो चिप्स बनाने जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको बहुत हाई क्वालिटी का पानी चाहिए होता है। जी आप इंडस्ट्री के लिए दूसरी किस्म का पानी चाहिए होता है। तो इंडस्ट्रीज को, कृषि को, घर में एक आम उपभोक्ता को सही रेट पर सही पानी मिल जाए, इसी को आप बोलेंगे कि यही हमारा विजन होना चाहिए। जी हाँ, सबको अब इसमें दो चीजों का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। ये ठीक है कि पर कैपिटा हम लोगों की पानी की अवेलेबिलिटी कम हुई है और पानी की क्वालिटी खराब हुई, जी लेकिन पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ कम से कम एक ऐसी चीज हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तो पिछले साल जल शक्ति अभियान चलाया, जी क्योंकि पानी जब हम पहुंचाएंगे कब, जब होगा, अवेलेबिलिटी होगी, तो वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने ये देश की राजधानी से जो डायरेक्टर से ऊपर के लेवल के अधिकारी थे या जो वाटर एक्सपर्ट्स थे, टेक्निकल ऑफिसर्स थे, उन सबको 256 चुने हुए उन सूखाग्रस्त जिलों में भेजा जहां पानी की समस्या गंभीर थी। तो पहली बार एक इस तरह का प्रयास हुआ कि भाई केंद्र सरकार के अधिकारी भी जाकर के देखें और हाथ से हाथ मिलाकर राज्य सरकार के अधिकारियों से, जिला और गांव के लोगों से काम करें, एटलीस्ट सीखें तो सही कि भाई वाटर का इतना बड़ा इश्यू है। तो ये जो जल शक्ति अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया वो इतिहास में अनोखा है और मुझे लगता है ये चलता भी रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त पर जो लाल किले से उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की ही तर्ज पर एक मिशन मोड में जल जीवन मिशन चलाने का उन्होंने अभियान आरंभ किया कि भाई अगले 5 साल में हम भारत के गांवों में हर घर तक पीने का पानी मुहैया करा देंगे। तो मेरे को लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो सही दिशा में सही कदम है और ईश्वर ने चाहा और जन आंदोलन ये बन रहा है तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जी सर, अभी आपने 2 चीजों पे बात की। एक तो पानी की उपलब्धता, जिस तरह की जरूरत हो उस तरह की उपलब्धता, और पानी की क्वालिटी। ये 2 चीजें सबसे मुख्य हैं अगर हम अपने पानी के विजन को लेकर बात करें। सर, इसी से एक सवाल और निकलता है, अगर इस समय जो भी भारत की वर्तमान स्थिति है पानी को लेकर, उसमें हम लोग जो आपने काम किया है सिंगापुर के ऊपर और जो आपने अध्ययन किया है, तो सिंगापुर की जल कथा से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि स्थितियां बहुत अलग हैं, वहां की जनसंख्या और जो वहां का जो भी सिचुएशन है काफी अलग है। तो वहां की प्रैक्टिस से हम क्या सीख सकते हैं और भारत की जल कथा कैसे लिखी जा सकती है अगर हम समस्याओं और उसके सॉल्यूशंस की बात करें? देखिए, सिंगापुर और भारत, जैसा आपने स्वयं अपने प्रश्न में कहा, कि बिल्कुल ही अलग है। एक देश है जो 750 स्क्वायर किलोमीटर का है और दूसरा हमारा देश है। विविधता भी बहुत है। सिंगापुर की आबादी करीब करीब अभी 50 लाख के आसपास है और हमारी 130 करोड़ है। तो आप सिंगापुर को ये मानिए कि वो एक हमारे लिए छोटी सी लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है जहां हम देख सकते हैं कि किस तरह से काम करने के क्या नतीजे होते हैं। कई बार होता है ना, पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार जब आपदा हुई थी तो अकाल और जब ड्रॉट था और बहुत जबरदस्त फेमाइन हो गया था, भूखमरी हो गई थी, तो महर्षि विश्वामित्र को भी एक बार कुत्ते की आंतड़ियां पका करके खानी पड़ी थी। तो ये तो हो गया बिल्कुल जब आप आखिर पे पहुंच जाएं, आप चीजों का मायना तब समझें जबकि बिल्कुल ही स्थिति इतनी खराब हो जाए कि अब कैसे सुधरे के लिए भगवान को याद करना पड़े। वो स्थिति हमारी अभी नहीं है। सिंगापुर की कहानी से जो सीखने वाली बात है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें अपनाई जाए। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि भारत में जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर का जो लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र वो कई मायने में अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर वहां टॉप डाउन अप्रोच चल रहा है और एक वहां तो जैसे सोचिए ना, वो इसी तरह का है कि हमारे दिल्ली शहर का शासन चल रहा है। अब एक
पॉलिसी बन जाती है तो ये बहुत आसान रहता है कि 50 लाख लोगों को आप कन्विंस करें और वो लोग आपकी बात माने। लेकिन हमारे यहाँ हर तरह से इतनी डाइवर्सिटी है और हर राज्य के पास संसाधन अलग हैं, हर राज्य के पास समस्याएं अलग हैं। तो हमें तो जब तक आम जन को ये चीज ना समझ में आए, गांव गांव वाले को ये चीज समझ में ना आए कि रिसोर्स की वैल्यू क्या है, पानी कहाँ से आ रहा है, मैं क्या करूं कि पानी की खपत ठीक हो, मैं क्या करूं कि पानी पॉल्यूट ना हो, मैं क्या करूं कि पानी का मैं कंजर्वेशन कर सकूं, बचाव कर सकूं। तो ये हम लोगों को सिंगापुर से बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में हुआ था कि एक जन आंदोलन बना था, ऐसे ही पानी वाटर कंजर्वेशन हो, जल जीवन मिशन हो, उसको जन आंदोलन के तरीके पर चलाने की जरूरत है। लेकिन इतना करने के बाद, जैसे मैंने एक बहुत छोटी सी बात आपसे कही कि लीकेज की प्रॉब्लम, सिंगापुर तो अगर हम नॉम पेन की बात करें, कंबोडिया की राजधानी की, तो नॉम पेन में भी हमारा जैसा ही हाल था, जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज का। लेकिन उन्होंने अपना वाटर सिस्टम, वाटर एक्चुअली जो इशू कहते हैं वो अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, पानी मैनेजमेंट का इशू है। सिंपल सा गणित है कि आप कितना पानी आपको मिलता है, कितना पानी आप उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, उसमें लीकेज कितना हो जा रहा है, और उपभोक्ता से यूज होके जो पानी निकल रहा है उस पानी का आप क्या कर रहे हैं। ये अगर आप मैनेज कर लिया आपने ठीक से, तो आपकी समस्या करीब करीब हल हो जाती है। सिंगापुर से हमें यही सीखने की जरूरत है कि आपके सिस्टम्स कैसे एफिशिएंट हो ताकि आपका लीकेज खत्म हो जाए, आपके सिस्टम कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट हो कि जो घरों से पानी निकले, जो आप यूज्ड वाटर कहते हैं, आप तो वेस्ट वाटर कहते हैं हम हिंदुस्तान में कि हमारा तो बर्बाद किया हुआ पानी हो जाता है, सिंगापुर उसे कहता है यूज्ड वाटर। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं जिनसे भी मैं बात करता हूं कि इस सृष्टि में पानी एक ही बार बनाया है। वो बहुत पहले जब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा मिलर का एक्सपेरिमेंट और वो सब, तो जब एक बार पानी बन गया उस कायनात में दोबारा पानी बना नहीं। तो डायनासोर ने पानी पिया वही आशुतोष जी आप पी रहे हैं, जो सम्राट अशोक और बादशाह अकबर पानी पी के गए वही पानी आप पी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी वही था, धरती ने फिल्टर किया, आसमान ने फिल्टर किया, तो ये फिल्ट्रेशन होके वही पानी बार बार हम तक पहुंच रहा है। तो नेचर का सबसे पहला सबक यही है कि पानी कभी वेस्ट वाटर नहीं होता, पानी यूज्ड वाटर होता है। उस यूज्ड वाटर को जिस दिन आप समझ लेंगे कि ये बर्बाद नहीं है, ये छी यक वाटर नहीं है, ये टट्टी का पानी नहीं है, ये किचन का गंदा पानी नहीं है, मैं इसे दोबारा प्यूरिफाई करके दोबारा से सफाई करके इस्तेमाल कर सकता हूं, जिस दिन ये बात समझ में आ गई और जिस दिन हमने सिंगापुर या बाकी देशों से ये बात सीख ली कि कैसे हमारे एसटीपीज एफिशिएंटली काम करें, कैसे हमारे इफ्लुएंट प्लांट्स ठीक से काम कर लें, कैसे हम उस पानी का दोबारा इस्तेमाल करें। सोचिए ना आज हमारी सोच कहाँ तक जाती है कि हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट से जो पानी निकलेगा या वेस्ट वाटर का जो हम लोग दोबारा से सुधार करके हम उसे किचन गार्डन में भेजते हैं, वो भी किचन से निकला हुआ पानी भेजते हैं, खेतों में भेज देते हैं। हमारी कल्पना में ही नहीं आया है कि सिंगापुर जैसे और भी देश हैं जो अभी फ्लश से निकला हुआ पानी ट्रीट करके दोबारा पीने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें सीखने की आवश्यकता है कि भाई पानी बहुत अमूल्य है। जिस दिन हम ये बात सीखेंगे उस दिन हम लोगों का जो ये जल कथा है, भारत की जल कथा, ये बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाएगी। जी सर, अभी जो आपने ये बात कही कि वहां पे सिंगापुर में वो लोग जो अभी हमारे यहाँ बोले तो शौचालय से निकला हुआ पानी को भी ट्रीट करके यूज करते हैं। हम आपको इसमें एक चीज और छोटी सी और बताना चाहेंगे कि जो हमने 4 टैप की बात की थी उसका चौथा टैप मैं आपको बताना रह गया था। उस छोटे टैप का नाम है न्यू वाटर, NEWER, न्यू वाटर। और न्यू वाटर क्या है? जो आपका यूज्ड पानी है चाहे कहीं से भी निकला हो, उसे आप दोबारा करके इस लायक बनाते हैं कि उसे अपने रिजर्वायर्स में आप वापस भेज देते हैं, जहां वो बाकी पानी के साथ मिलके आपके पीने के पानी के रूप में दोबारा आपके किचन में आ जाता है। उसको वो लोग कहते हैं न्यू वाटर। अब न्यू वाटर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो सिंगापुर ने इजाद करी हो। सिंगापुर का तो हमेशा से ये कहना है कि वो टेक्नोलॉजी वो दूसरों के कंधों पर चढ़ करके वो लोग आगे बढ़े हैं, और क्यों नहीं बढ़े, हर कोई बढ़े। तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कई जगह पे थी कि भैया किस तरह से पानी आप अल्ट्रा प्योर कर सकते हैं, अल्ट्रा प्योर या पीने लायक प्योर कर सकते हैं। तो लेकिन वहां ये हुआ कि जब ये बात शुरू हुई और कई लोगों ने इनिशिएटिव लिए कि हम इस तरह का पानी इतना प्योर करेंगे कि आपके पीने के लिए दोबारा यूज हो जाए, तो मीडिया में बाकी जगह जो लोगों को बहुत समझ में नहीं आता था
उन्होंने इसे यक वाटर या छी या शिट वाटर बोलना शुरू कर जी दिया। अब जब आप उसे शिट वाटर बोलेंगे तो कोई कैसे पिएगा? इसको दूर करने के लिए सिंगापुर ने कुछ कैंपेन्स चलाए। इतना ही नहीं, जब उनका न्यू वाटर एस्टेब्लिश हो गया तो सिंगापुर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। 8 अगस्त के दिन उन्होंने, साल मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 2002 या 3 था, उस दिन उन्होंने वहां के नेशनल स्टेडियम में 60,000 लोगों ने एक साथ बैठ के टोस्ट किया न्यू वाटर का। तो जो चीयर्स उन्होंने बोला इस न्यू वाटर का, तो सिंगापुर की, जब आपका प्रधानमंत्री वो पानी पी रहा है, आपके सारे लोग वो पानी पी रहे हैं, बड़े लोग, तो भाई जनता को भी विश्वास जगता है। और आज तक तो ऐसा वहां कोई समस्या आई नहीं कि इसकी वजह से कोई बीमारी हुई हो या लोगों का विकास रुक गया हो। जी। तो जो सर नजरिया है लोगों का पानी को लेके, उसको परिवर्तन करने का सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है जो वहां से सीख सकते हैं, तो वहां पर उन्होंने जन आंदोलन के तरीके से उसको बना के किया। सर अभी आपने नहीं, सिंगापुर ने जन आंदोलन नहीं बनाया। ना ना ना, सिंगापुर ने अवेयरनेस करी, जन आंदोलन तो हम बनाएंगे, हमारे यहाँ जरूरत है। जी हाँ जी, मतलब वहां से जो उन्होंने अवेयरनेस किया उसको हम यहाँ पे जन आंदोलन का रूप देके अपने पानी की जलकथा को पूरा कर सकते हैं। सर अभी आपने एक चर्चा की जल जीवन मिशन की, जो इस समय एक जल शक्ति अभियान की आपने चर्चा की, उसमें जल जीवन मिशन एक बहुत ही प्रमुख एक पार्ट है। तो भारत की जल कथा के अगर संदर्भ में बात करें और उसके विजन को लेकर बात करें, तो जल जीवन मिशन का इसके विजन को पूरा करने में क्या स्थान हो सकता है? बहुत बड़ा। जल जीवन मिशन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मिशन है। और देखिए, किसी भी मिशन के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला तो आप तय करेंगे कि भाई आपकी डेडलाइन क्या है। आप किसी भी मिशन के लिए अंतहीन नहीं छोड़ सकते ना उसको कि भाई तो आपको कोई सीमा तय करनी पड़ेगी कि भाई मैं इसे 4 साल में करूंगा या 5 साल में। तो सबसे पहला काम, जो बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो तो ये किया कि भाई उन्होंने समय सीमा बांध दी कि 2024 तक हम भारत के हर घर में नल का जल पहुंचा देंगे। दूसरी चीज बजट की, तो सफिशिएंट बजट का प्रोविजन किया गया। तीसरी चीज, उन्होंने पहले दिन से उनका ये सूत्र रहा है कि हम इसे जन आंदोलन के माध्यम से पहुंचाएंगे। यानी जब आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें गांव-गांव की भागीदारी होगी। जिस गांव में स्कीम बननी है उसके लोग उसमें भागीदारी करेंगे, उनको उनकी बात की अहमियत होगी कि भाई वो कहां से पानी लाना चाहते हैं, कैसे पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो 3 सूत्र हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तो आप देखिए ना, भारत में लोग कहते हैं कि भाई करीब करीब 16 से 18 करोड़ घरों में अभी भी हम लोग पानी की उपलब्धता है, लेकिन ये नहीं है कि पाइप्ड वाटर की सप्लाई वहां पर हो। जी बिल्कुल नहीं जाता। तो 4 साल में पहुंचाने जा रहे हैं, और पहले साल का अगर जल जीवन मिशन का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत इंप्रेसिव रहा है। हर जगह लोग बहुत उत्साहित हैं, चाहे गांव हो, चाहे ब्लॉक हो, जिला, राज्य, केंद्र, हर लोग सारे स्तर पे मिलजुल कर इसमें काम हो रहा है। और पानी तो एक ऐसी चीज है जिसका मोल तो हर कोई पहचानता है अंततोगत्वा। तो जल जीवन मिशन जिस तरह से चल रहा है, जैसी अवेयरनेस आ रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि 2024 तक अपने लक्ष्य को ये प्राप्त कर लेगा। 2024 जी हाँ, ये सर ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक मिशन है, जैसा आपने बोला भी, और बहुत बड़े लेवल पे आप लोग और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर अभी आपने जो तीन मेन फैक्टर बताए, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो है जन आंदोलन। अगला सवाल भी हमारा उसी से रिलेटेड है कि अगर भारत की जल कथा के संदर्भ में ही देखें, इंडियन वाटर स्टोरी, तो उसके लेखक और उसके प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन है जो इसको पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। इसको मैं और स्पष्ट अगर करूं तो जो सामुदायिक सहभागिता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, और अगर हम बिहेवियर चेंज की बात करें पानी को लेकर या उसके इस्तेमाल को लेकर, तो भारत की जल कथा लिखने में इसका क्या योगदान है और कैसे हम कम्युनिटी एंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं भारत के संदर्भ। बहुत साल पुरानी बात है, करीब 2001 या 2 की बात है। एक बार मुझे सौभाग्य मिला था माननीय अभी दिवंगत जसवंत सिंह जी की एक सभा में जाने का। राजस्थान में उन्होंने किसी बहुत दूर इलाके में की थी। तो तब उन्होंने लोगों को कहा था कि 100-200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी हमारे पुरखे इन्हीं जगहों पे रहते थे, जैसलमेर में, बीकानेर में।
और वो लोग रह रहे थे, तो वो पानी का कुछ इंतजाम करते होंगे, है ना? सही जी बात है ना? जी हाँ, बहुत हैरान होंगे ये जानकर कि हमारे देश में इस तरह की परंपरा रही है। दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, तो दक्षिण भारत में टैंक होते हैं, कुलम कहते हैं उनको, ईरी कहते हैं, ठीक है? जी तो ये ठीक है कि राजा लोग उनको बना देते थे या राजा के सामंत उनको बना देते थे, हम्म, लेकिन बनाने में जो श्रमदान होता था, बनाने में जो सहभागिता होती थी, वो गांव के ही लोगों की होती थी, लोकल लोगों की होती थी। और जो उसका मेंटेनेंस होता था, वो भी लोकल लोग ही करते थे। जी समझ रहे हैं आप क्या जी कहना चाह रहा हूं? जी हाँ, जी हाँ, पानी का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं अंतहीन समय तक ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि सरकार योजना बनाएगी, सरकार पाइप लेकर के मेरे घर तक पानी लेकर के आएगी और उसके बाद सरकार ही उसका मेंटेनेंस भी करेगी और मैं कोई पैसा वैसा उसके लिए नहीं खर्च करूंगा। हम्म, ऐसे तो दुनिया में कोई भी स्कीम नहीं चल सकती है। जनता जब तक हिस्सेदारी करेगी, कोई हम्म, भी योजना सफल नहीं हो सकती। हमने स्वच्छ भारत मिशन में देखा, जब जनता ने, जब पब्लिक ने इसे एवरीवन्स बिजनेस बोल करके अपने हाथ में लिया, हम्म, जिस दिन महिलाओं ने इसमें भागीदारी करी, जिसमें अध्यापकों ने, स्टूडेंट्स ने, गांव के लोगों ने इसमें भागीदारी करनी शुरू कर दी, जिस दिन सरपंच लोगों ने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ली, जिस दिन समाज के सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे फेथ लीडर्स थे, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस थे, सारे लोग जब इसमें जुड़े, तब ये एकदम से हुआ, एकदम से जन चेतना आई, जनता ने सोचा कि नहीं ये जरूरी है, हमारे हित का काम है, तो हम्म, उन्होंने कर दिखाया। पानी में भी यही है, जिस दिन जनता ये समझेगी कि ये मेरा दायित्व है और मैं हम्म, इसमें कितना बड़ा योगदान कर सकता हूँ। और देखिए ना, 130 करोड़ की आबादी है। अगर मैं आम उसमें ये भी बोलूं कि एक आदमी दिन में 10 लीटर पानी भी अगर व्यय करता होगा, वेस्ट करता होगा, तो 120 30 करोड़ को आप 10 से गुणा कर दीजिए, उतने करोड़ लीटर का पानी तो रोज का तो व्यय रोज हो का जाता वेस्ट है। हो रहा है। जी तो जन सहभागिता के बिना तो यह असंभव है होना। और आपने अगर गौर किया होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार इस तरह की योजनाओं में जन सहभागिता, पीपुल्स मूवमेंट, जन आंदोलन की बात करते हैं। जी वो इसीलिए कि एक सिस्टम से नहीं हो सकता। जब तक आम आदमी, जब तक पूरा आदमी, जब तक एक एक बच्चे को नहीं लगेगा कि सुबह टूथब्रश करते समय वो पानी का टैप खुला ही छोड़ दे रहा है और इधर उधर गाना गाता हुआ अपना टूथब्रश कर रहा है और पानी वेस्ट जा रहा है, जब तक उसके दिमाग में उसके अध्यापक, उसके अभिभावक यह नहीं डालेंगे कि ये वेस्टेज है पानी का और ये गलत चीज है, जी मतलब एक एक आदमी को जुड़ना होगा। आप लोग हैरान होंगे कि इजराइल वगैरह में तो वो लोग हिसाब भी रखते हैं कि आप पौधे, घर में गमलों के लिए पानी कितना दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो कई पढ़े लिखे लोग कार भी अगर साफ करते हैं तो पूरा पाइप लगा करके, हॉस पाइप लगा करके साफ करने लग जाते हैं। जी तो बिना जन चेतना, बिना जन सहभागिता के यह काम मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। जी सर, मैं इसी में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, वो एक मेरी जिज्ञासा निकल गई। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया सिंगापुर का और भी बाकी देशों का, तो वहां पर जब जो भी स्थिति है वो बिल्कुल क्रिटिकल हो जाती है, जैसे सिंगापुर में भी अगर हुआ, तो वहां पर लोगों ने एकदम से निर्णय लिया। भारत में जो स्थिति है वो आप भी जानते हैं कि वो जो यहाँ पे अलग अलग जगह है, वहां पे कई जगह पे स्थिति एकदम क्रिटिकल नहीं है। लोगों के मन में है कि पानी तो अवेलेबल है, आप नीचे से जो भी गड्ढा है खोदते जाइए और पानी मिलता जाएगा। तो जब इस तरह का मानसिकता है, तो हमें किस तरीके से उनका व्यवहार परिवर्तन पे या उनकी मानसिकता परिवर्तन पे काम करना चाहिए? मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, जी वहां मैंने अपने गांव में, जहां मैं पैदा हुआ था, देखा है कि महिलाएं जो हैं, और यकीन मानिए पानी और महिला का बिल्कुल बहुत गहरा रिश्ता है, आदमी इसमें कम आता है। अगर उत्तराखंड में 3 किलोमीटर नीचे जाकर के किसी गधेरे से पानी लाना हो, तो हम्म, औरत ही जाती है, मैंने आदमियों को जाते हुए नहीं देखा है। जी तो आदमी बेशक पानी का व्यय कर ले, किसी महिला को मैंने पानी का बेजा इस्तेमाल करते हुए मैंने नहीं देखा है, पहली बात। जी पर दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जी अगर आप जैसलमेर के किसी सुदूर इलाके में जाएंगे जहां पाइप्ड पानी नहीं मिला है, जी या आप गुजरात के कच्छ में चले जाएं, जहां अब तो हर जगह करीब करीब हो गया है, लेकिन उन ऐसी जगहों पर, या कहीं आप नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में जाइए या उत्तराखंड ही चले जाइए, तो जहां पानी नहीं होता है, वहां मुझे नहीं लगता कोई ऐसा साहस कर सकता है कि पानी का व्यय कर सके। जिस दिन ये बात आ जाती है कि ये तो मुझे फ्री में मिल रहा है, ये सरकार ने मेरे यहाँ पहुंचा दिया, उस दिन व्यय की बात शुरू हो जाती है। जी तो ये मोल समझने वाली बात है। आपको जो चीज फ्री में मिलेगी ना, आप उसका उसे आप बर्बाद करेंगे ही करेंगे।
जी जी तो ये बस इतना ही मेरे को लगता है, यही बात समझने वाली बात है कि हमारे पुरखों ने, आप यकीन मानिए कि पानी के लिए जिस तरह की ऋचाएं हमारे यहाँ रची गई हैं, ऋग्वेद से लेकर के हर जगह मिलती हैं, पानी की जितनी महिमा गाई गई, अरे हम तो दुनिया में अकेले ऐसे देश हैं जिन्होंने गंगा नदी को माँ, भगवान, भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया। जी तो है, हम लोग समझाने की जरूरत तो है पानी के बारे में, अवेयरनेस। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का एक जन आंदोलन चलना है, उससे पहले जो अवेयरनेस है वो चल रहा है, लेकिन ये कॉलेजों के करिकुलम का हिस्सा भी धीरे धीरे बन रहा है, पानी के बारे में चेतना। अब मैंने कई बार देखा, जब बच्चों से बात करता हूँ खासकर स्कूल वगैरह में, तो बच्चे बहुत जागरूक हैं इस बारे में। जी तो ये तो काम हमें 4 साल में जब जल जीवन मिशन चलाना है, तो उसके साथ साथ ही हमें ये जन चेतना अभियान भी चलाना होगा, जी ताकि क्या होता है ना, 1 लीटर पानी आपने बर्बाद कर दिया तो उसे दोबारा बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत संसाधन लगते हैं, और बहुत आसान काम, क्योंकि अगर आप नेचर का वेट करेंगे तो पानी जाएगा, समुद्र में जाएगा, भाप बन के उड़ेगा, बारिश होके गिरेगा, वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हर आदमी वही कैलकुलेशन करे कि मैं अगर बर्बाद कर रहा हूँ तो 130 करोड़ कितने बर्बाद कर रहे हैं, जिस दिन ये बात लोगों के मन में आ जाएगी, उस दिन मुझे लगता है कि फिर लोग ऐसा करना बंद कर देंगे। जी, पानी का मोल समझने की बहुत जरूरत है। सर इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो बड़ी बात है, जी और कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को पता होता है कि मेरे घर में पानी आ कहाँ से रहा है, जी लेकिन पानी जा कहाँ रहा है इसका पता नहीं होता। अब हमें समझने की आवश्यकता है। जी हाँ सर, ये एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पानी आ कहाँ से रहा है ये पता है, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल के बाद क्या हो रहा है ये इस पे हम लोग का ध्यान नहीं है। सर एक एक जो सवाल और इससे मिलता जुलता आ रहा है वो ये कि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो उसमें हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हमें करना बंद कर देना चाहिए, जिससे हम भारत की जल कथा को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, हम लोग तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे ही बात कर रहे हैं इसकी, जी और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे होंगे वो ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग होंगे। जी बिल्कुल। तो मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण से शुरू करूंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सोचिए कि आपके घर में, आपके पास कमोड या जो भी सिस्टम होगा उसमें फ्लश है। जी तो ज्यादातर तो अब लोगों के यहाँ फ्लश में 2 तरह के बटन होते हैं, एक होता है बड़ा बटन जिससे ज्यादा पानी निकलता है, एक होता है छोटा बटन। जी तो जब आवश्यकता हो उसी हिसाब से आप वो बटन दबाएं। आप यकीन करेंगे, छोटे छोटे देशों में भी, मैंने पहले कंबोडिया की बात करी थी, तो कंबोडिया की तरह के छोटे छोटे देशों में अब उन्होंने उसे मीटराइज कर दिया है कि कितना लीटर पानी किस चीज की आवश्यकता होगी और कैसे निकलेगा। अच्छा ठीक है, जब आप नहा रहे हो तो भाई आप टब में क्यों जाएं, आप शावर क्यों चलाते रहें, आप एक बाल्टी में पानी लेकर के क्यों नहीं नहा सकते? जी ठीक है ना। वो जो मैंने टूथब्रश का या शेव करते समय का उदाहरण दिया, या कार धोने का उदाहरण दिया, जी या एक चीज लोग घरों में अभी लगाते हैं जो आरओ लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह के लिए, उसमें जो पानी निकलता है उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। ठीक है, अगर आप नहीं नाखुश हैं क्वालिटी से पानी की और आपको लगता है कि आरओ लगाना आपकी मजबूरी है, तो जो पानी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको तो आप छोड़ देते हैं। आप क्यों नहीं उसे बाल्टी में भर के उससे कपड़े धोने का काम ले लें, उससे बर्तन धोने का काम ले लें, उसे अपने गमलों में डालें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, या कि अगर आपके पास कम कपड़े हैं तो आप वॉशिंग मशीन का क्यों इस्तेमाल करें, वॉशिंग मशीन में बहुत पानी वेस्ट होता है। तो जो हम जैसे लोग हैं जिनके पास थोड़े बहुत ईश्वर की कृपा से संसाधन है, पैसा है, जिनके पास ये सहूलियतें हैं कि पानी उनके घरों तक आ रहा है, वो अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी बताएं और अपने घर के बुजुर्गों को बताएं, तो आप देखिए ना, सिंपल, आप हर, भारत में तो आबादी इतनी 130 करोड़, आप छोटे से डेटा को 100 लीटर एक घर ने बचा लिया तो उसको 130 करोड़ से आप गुणा कर लीजिए, इतना पानी आपका बच जाएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। जी जी तो सर जो भी हमारे छोटे छोटे काम है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसा कि आपने बोला। सर अभी जो आखिरी के हमारे 2 सवाल हैं वो जो हमारा इंटरव्यू है उसका बिल्कुल की क्वेश्चन है और वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी है। वो ये है कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो जो हमारा इस समय पानी का स्थिति है उसको और बेहतर बनाने के लिए, या अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो भारत की जल कथा को और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?
हाँ। जादू की छड़ी हो तो जादू की छड़ी किस तरह की है? अलादीन के जिन की तरह 3-4 वरदान मांग सकते हैं कि एक ही काम करेगी वो? नहीं सर, एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल की ओ, क्वेश्चन अब आप जादू की छड़ी भी ऐसी दे रहे हैं जिससे एक ही बार में काम होगा। है। आ, तो मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा उस जादू की छड़ी से जी कि हमारे घरों से जितना यूज्ड वाटर निकल रहा है, जी हमारी इंडस्ट्री से जितना इफ्लुएंट वाटर निकल रहा है, जी और हमारे बाकी जितने जहां जहां हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वहां से जितना इस्तेमाल किया हुआ पानी निकल रहा है, अगर वो जादू की छड़ी उसको वापस ट्रीट करके और वैसा ही पानी बनाकर जैसा यूज करने से पहले था वापस हमारे रिजर्वोयर्स में, पोखरों में, तालाबों में, नदियों में डाल दे, तो मैं तो यही उस जादू की छड़ी से करना चाहूंगा। इसका मतलब कि अगर एक की अगर बात करें तो जो भी यूज्ड वाटर है वो दोबारा यूज हो जाए और रिचार्ज हो जाए, तो ये मेन की है भारत की जल कथा की। और सर आखिरी सवाल ये कि अगर आप मेरी जगह पे होते और आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे होते, तो एक ऐसा कौन सा सवाल ऐसा रह गया है जो मैंने आपसे नहीं पूछा है जिसका आप जवाब जरूर देना चाहते आपने तो सारे सवाल पूछ लिए हैं और मेरे को लगता है ज्यादा ही पूछ लिए हैं। हैं? फिर भी अगर एक सवाल ऐसा होगा तो जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा था कि पहले तो सरकारें इतना नहीं करती थी, जब मतलब जब राजा रजवाड़े रहे होंगे तब पूरे देश में एक ऐसी चीज लागू नहीं होती होगी कि सब जगह हम लोग पाइप्ड वाटर पहुंचाएं। जी तो तब लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों ने, जी आप यकीन करिए कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम्म, जो परंपरागत ज्ञान है पानी के बारे में, वाटर कंजर्वेशन का ज्ञान हो या वाटर हार्वेस्टिंग का ज्ञान, दो ही चीजें हैं। जी वाटर हार्वेस्टिंग होगी, वाटर कंजर्वेशन होगा, क्योंकि पानी आपके पास मिलता नहीं है तो जो आपके नदी नाले हैं आप वहां से पानी लेंगे या बारिश का पानी लेंगे। जी और लोग तो पहले भी जिंदा रहते थे, जी पहले पानी पानी होता ही था उनके पास। हम्म, तो मुझे नहीं लगता आज के दिन में बहुत ज्यादा लोगों को ये बात पता है कि भारत में परंपरागत जो ज्ञान है पानी के बारे में, पानी के संरक्षण के बारे में और पानी की खेती के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, वो बिल्कुल अनमोल है और उसका हम लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम अपने गांव वालों को, लोकल लोगों को उसको बता नहीं रहे हैं उस तरह जितना है हमें बताना चाहिए, या हम उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके उसे आज के जमाने के हिसाब से नहीं बना रहे। जी फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज करिए ना, मैं बात अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट से शुरू करता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप परंपरागत जो पानी के तौर तरीके हैं बचाने के या हार्वेस्टिंग के, तो वहाँ बैम्बू पाइप्स होते हैं। नागालैंड की, मेघालय की ट्राइब्स हैं तो उनके यहाँ अपातनी है, जाबो है और चेऊजी है। इस तरह जी की बहुत सारी परंपरागत ज्ञान है या तरीके हैं जिनसे वो लोग रेन वाटर हार्वेस्ट भी करते हैं और पानी बचा करके रखते हैं, जल संरक्षण करते हैं। जी दूसरा, अगर आप यहाँ बिहार में आ जाइए तो आहार पाइने है। बंगाल में जो अपना इंटीग्रेटेड कैनाल्स की बात थी, आप यकीन करोगे एक ब्रिटिश इंजीनियर हुए थे, एक मिनट नाम याद करने दीजिए, कोई विलकॉक साहब थे। जी विलकॉक साहब बाद में उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी शायद मिला 1814-16 में। यहाँ घूमे थे, मेसोपोटामिया, इराक विराक जाके, इजिप्ट इजिप्ट जाके भारत भी आए थे। जी बहुत बड़े सिविल इंजीनियर। उस आदमी ने अपनी किताब में ये लिखा है, उस समय की बात हम कर रहे हैं 1850 के आसपास, कि ब्रिटिश जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले बंगाल में इनअंडेटेड कैनल्स का इतना बढ़िया सिस्टम था, नेटवर्क, कि खेत खेत तक पानी पहुंचता था। और जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद वो सिस्टम बर्बाद हो, आज तक वो नहीं सुधरा है सिस्टम। ठीक है, अब आप उन जगहों की बात करिए जहां हमारे यहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। पहाड़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले गुजरात और राजस्थान की बात कर लीजिए जहां पानी की वाकई बहुत समस्या है। लेकिन अगर आप यकीन करिए तो राजस्थान में आप देखते हैं टांका होता है, जी होता है टांके जी का, आपने सुना होगा। जी कुंड होते हैं, कुई होती है, जी हाँ खादिन होते हैं, नाड़ी हो गई, पोखर हो गए, तालाब हो गए। एक कच्छ रन में एक वीरदा वीरदा है, बड़ी टेक्निक है, उसमें गड्ढा कर देते हैं बड़ा सा, जी बड़े तालाब का, फिर छोटे छोटे गड्ढे करते हैं उनमें लकड़ी के अंदर वो लगा करके
और ऊपर आधा हिस्सा खाली रखते हैं ताकि सैलिनिटी नीचे ना जाए, तो नीचे उनको मीठा पानी मिलता है, ऊपर का पानी खारा होता है। ठीक है। जोहड़ वगैरह होते हैं, अलवर में जोहड़ों की बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, बावलियां, गुजरात की वाव तो जो है वो रानी की वाव और इस तरह की वाव तो दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है। झालड़ा है इस तरह से राजस्थान में। ठीक है। अब अगर आप दक्षिण में बात करेंगे तो मैंने ईरी की बात करी थी, कुलम की बात करी थी। ठीक है। और ओरामी है, एनिकट्स हैं, और तो और आप अगर यहाँ निकोबार आइलैंड में चले जाएं तो निकोबार में जो वहाँ के जो मूल लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उन लोगों के यहाँ वेल्स का इतना बढ़िया सिस्टम है। बैम्बू पाइप को काट देते हैं आधा, एक बैम्बू पाइप पिट में जाता है, वो पिट भर जाता है तो दूसरे छोटे पिट में जाता है, इस तरह पिटाओं की सीरीज बना देते हैं वेल। तो हमारे यहाँ ये चीज नष्ट हो गई है। इस चीज का ज्ञान हमने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दिया या हमने उसको छोड़ दिया। तो जो प्रश्न आपने नहीं पूछा था वो ये था कि कैसे हम उस परंपरागत अपने ज्ञान को बरकरार रख सकते हैं, या आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर दीजिए। अब तो आपके पास और भी टेक्नोलॉजी है, अब तो आपके पास उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, आप जानते हैं कब बारिश होनी है, क्या होनी है। आपको थोड़ा बहुत गणित का भी अब ज्ञान है, कितना पानी आ रहा है, कितना जा रहा है, कितनी कैपेसिटी होगी और जमीन किस तरह की है, ये ज्ञान अब पहले से ज्यादा है। तो जब आप उस परंपरागत ज्ञान का दोबारा दोहन करेंगे, उसे और बड़ा उन्नत करेंगे, तो मेरे को लगता है तो मेन बात, चाहे हम कोई भी मिशन चला लें, अल्टीमेटली बात तो इसी पे आएगी, नहीं पानी है या नहीं है। जी आखिर तो ये सोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी। तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उसको बरकरार रखने और उसे और उन्नत करने की आवश्यकता है। जी, तो सर ये मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था जो हमने छोड़ दिया था और जिसको आपने आखिरी में पूरा ही कर दिया, कि जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखना है और आज की जो तकनीक है उसका प्रयोग करके उसको और उन्नत बनाना है। तो सर आपने इतना समय दिया इस इंटरव्यू के लिए और इतनी ढेर सारी बातें शेयर करी कि काफी ऐसी चीजें थी जो कि पानी के बारे में हम सबको नहीं पता थी और आज मालूम पड़ गई होंगी। और आपके हर इंटरव्यू में, चाहे वो आप यहाँ पर हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हम लोग को नहीं पता होता और हम लोग सीखते हैं। तो हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके और इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद। नमस्कार सर नमस्कार।